मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टर्म में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इससे क्या होता है ना कि 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में दिखता है और ऑब्जेक्टिव में तो दिखता ही है, ठीक है ना। इसका रूल को समझते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है ना कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू सी निकाल दिए, ए सी आ गया। क्लियर है। जैसे ही ए सी निकालेंगे अब इस ए सी का आप क्या करने जाएंगे कि फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। फैक्टर निकालना शुरू करेंगे, जो भी आया आपका फैक्टर, यहाँ जो भी आया आपका फैक्टर, उस फैक्टर को आप ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। दिमाग में सेट करके रखेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये मिलना चाहिए। क्लियर है। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं, फटाफट से इसको उतारना तो उतारिए, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। यहां से 6 फॉर्मूला लिखता है। sin थीटा किसके बराबर, तो ये p बाय h के बराबर होता है। cos थीटा किसके बराबर, तो b बाय h के बराबर होता है। नंबर 3 tan थीटा किसके बराबर, तो ये p बाय b के बराबर होता है। तो ये तीन अगर आपको याद हो जाता है तो इसके बाद तीन याद करना बहुत आसान हो जाता है। 4 नंबर में sin का उल्टा ना cos थीटा होता है, याद रखिएगा। तो जस्ट इसका ऑपोजिट h बाय p। 5 नंबर में cos है, cos का उल्टा sec होता है, याद रखिएगा। sec का क्या हो जाएगा h बाय b। 6 नंबर में tan है, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा b बाय b। कोई दिक्कत याद है नहीं ना। sin का p बाय h, cos का b बाय h, tan का p बाय b, cos का h बाय p, sec का h बाय b और cot का b बाय b। उतारिए फटाफट से। इतना नॉलेज रहेगा तो आप टू में डिस्कस करते हैं। उसमें आपका वैल्यूज आता है, ठीक है। वैल्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो सारा वैल्यूज याद रखना होगा। पहला स्टार्टिंग होता है sin से, तो sin 0 डिग्री क्या होगा, तो sin 0 याद रखिएगा 0 होता है। नंबर 2 sin 30 डिग्री कितना होता है, तो ये 1/2 होता है। 3 नंबर sin 45 डिग्री कितना होता है, तो ये 1/√2 होता है। 4 नंबर sin 60 डिग्री कितना होता है, तो ये √3/2 होता है। 5 नंबर sin 90 डिग्री क्या होता है, तो sin 90 जो होता है ऑलवेज 1 होता है, याद रहेगा फटाफट से। अब cos जो होता है ना इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर आपको ये 5 वैल्यूज अगर आप याद कर लेते हैं 0 30 45 60 90, तो अगला जो है याद करना आसान हो जाता है। देखिए cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, उसके बाद है cos 90। तो देखिए जस्ट इसका ना ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। sin 90 1 है तो cos 0 1 होगा। जस्ट sin 60 √3/2 तो cos 30 हो जाएगा √3/2। sin 45 1/2 तो cos 45। 45 की वैल्यू सब सेम होता है, याद रखिएगा। 30 पे 1/2 तो 60 पे भी 1/2 और 0 पे 0 sin 90 पे 0, याद रहेगा। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि x² - 7 बराबर 0 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये x² - 7 बराबर 0 है, तो आप x² बराबर 7 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर √7। लेकिन जैसे रूट आता है यहाँ प्लस माइनस साइन, यानी x बराबर एक प्लस √7 हो जाएगा और एक x बराबर क्या हो जाएगा -√7। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। इसको मतलब इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा रूट चलेंगे, आंसर। ठीक है, इसमें बोला है क्या कि sin a बराबर cos b है, तो a प्लस b क्या होगा। तो आप याद रखें कि sin a जब cos a के मतलब cos b के बराबर होगा तो दोनों इक्वल कब होता है, 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब है a भी 45 डिग्री और b भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से ऐसे बैठाएंगे तो a प्लस b निकालना है हमको, मतलब 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सही है, शॉर्टकट में ऐसे होने वाला है। sin a बराबर cos b है, दोनों कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो a भी 45 b भी 45, तो लिख दिए 45, दोनों को पे 90। ठीक है, उतार। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय में कहना क्या था कि वो जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही जो है आपका क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो इसको हिंदी में भी समझ लीजिए, क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, शॉर्टकट में ये रखना है कि इसका स्क्वायर जो होगा यानी ये H स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, समझिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब शून्यकों का योग, और ये अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे आता है कि आप मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5। बोले द्विघात बहुपद बनाइए, तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे बैठा देंगे। ये कितना है आपका 2 है, तो 2x प्लस 5 हो गया आंसर। तो इसे बनाते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, एपी क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो एपी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक टर्म जो होता है ना, अपने टर्म में एक इक्वल नंबर को जोड़ता है, मतलब एग्जैक्ट जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए 2 4 6 8 10, मतलब एक कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं, वो जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए दे सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 2 से 4 है, यानी 2 जुड़ा है, फिर 4 से 6 है 2 है, फिर 2 है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ते हुए चलते हैं, वही आपका एपी कहलाता है। इसमें भी देख सकते हैं 3 से 6 है 3 जुड़ा है, फिर 6 से 9 है 3 जुड़ा है, 9 से 12 फिर 3 जुड़ा है, इसमें भी वही हाल है।
5 से 10 गए हैं, 5 जोड़े हैं, फिर 10 से 15 5 गए हैं। मतलब एपी का मतलब यही होता है कि प्रत्येक पद में एक निश्चित पद यानी कि एक कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ है, वही आपका एपी कहलाता है। इसमें भी दे सकते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब वही जो निश्चित टर्म होता है ना, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, याद है? ठीक है, तो एपी यही है कि एक प्रत्येक पद में एक निश्चित पद जुड़ा हुआ है। 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 3 6 9, ऐसे चलते रहेगा, 10 20 30, ऐसे बोल सकते हैं 50 100 150, ये सब एपी में चलता है। ठीक है, हमारे शॉर्ट्स में तो आज हम लोग बात करने वाले स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट के बारे में, कि कोई भी एक विड्थ है यानी सर्कल है, अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहरी बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा सब जो खींचते हैं, टेंजेंट सब जो खींचते हैं वो कैसा होता है? तो बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा को खींचा जाता है किसी विड्थ पे, तो वो क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल, यानी कि PA बराबर क्या होगा, PB, हमेशा इक्वल होता है। और बाह्य बिंदु से किसी विड्थ पर हम लोग दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि PA बराबर 10 है तो PB बराबर क्या होगा? अब ये बोले कि दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर, तो एक तो 10 है तो दूसरा भी क्या होने वाला है, 10। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, PA बराबर 13 तो PB कितना होगा, 13। ठीक है, तो याद रखने के लिए पॉइंट कि स्पर्श रेखा सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, और बाह्य बिंदु से किसी विड्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। ये दोनों आपका बीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। आपका अनुसारी मैथ में तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एपी में हम लोग एनोवा पद कैसे निकालते हैं। तो एनोवा पद को हम लोग लिखते हैं एन से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको nth टर्म। ठीक है, तो एनोवा पद यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं टर्म्स क्या क्या है। तो an जो होता है यहाँ पे एनोवा पद है, n क्या है, पदों की संख्या, और d जो होता है अपना सारवंतर होता है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एपी का nth टर्म या एनोवा पद निकालते हैं। तो आज के शॉर्ट्स में ठीक है, देखने वाले वैल्यू कहां से कहां होता है। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब ना तो 1 से ज्यादा होगा ना तो 0 से कम होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मान लीजिए -3 -4 -0.5, ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं है। और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई लिख दिया 1.5 1.1 2 3, ये सब क्या हो सकता है, कभी प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होता है, उससे ज्यादा ना उससे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप क्लास 2 3 एक नहीं 1 2 नंबर लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के शॉर्ट्स में बस इतना ही। ठीक, हम लोग देखने वाले हैं वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए कोई आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 13 से 22, इसका बोलेगा वर्ग चिन्ह बताइए। तो करना कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला बिठाना है। इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आप क्या हो जाएगा, 22 और 13 35, 35/2 यानी डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 17.5। समझ आ गया ना, क्या करना है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 10 से 20, इसका वर्ग चिन्ह निकालने वाला, तो करना नहीं कुछ, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, आप दोनों को जोड़िए क्या होगा, 30/2 यानी आंसर कितना आने वाला है, 15। क्लियर है, ये आज सॉर्ट। ठीक, शॉर्ट्स में एपी के कॉमन डिफरेंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि एपी का कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो एपी का जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है। ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए निकालते कैसे हैं एपी का जो सारवंतर है यानी डी है, कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब किसी भी पद से, पहले ही बता चुके हैं, ये दोनों का डिफरेंस ही तो सारवंतर कहलाता है। इसी में बात करें तो ये a1 है, ये a2 है, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2 आंसर। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये a3 a4 हो गया, तो डी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, a4 - a3 यानी कि 8 - 6, यानी दो पद का अंतर ही है, वही सारवंतर कहलाता है। उसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। यही तरीका है कि मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो वही आपका सारवंतर। क्लियर है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एपी के ऊपर कि एपी में n पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो एपी में n पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पे जो समझ लेते हैं टर्म्स क्या है, तो a जो होता है यहाँ पे उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, d क्या होता है तो यहाँ पे सारवंतर, और n जो होता है पदों की संख्या होती है। और n पदों का योग को ना हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, जिससे इससे पहले हम लोग देखे थे कि nवां पद को an से करते हैं तो n पदों का योग को Sn से करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। सारी मैथ में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ax² + bx + c = 0 करके कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा
यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा माइनस बीटा, यानी शून्यकों का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट डी बाय। एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 है, तो यहां से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाय a, यानी वैल्यू बैठाएं, सॉल्व किए तो आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय, तो c का वैल्यू कितना है? माइनस 6 और a का वैल्यू 1, तो माइनस 6। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस आता ही रहता है इसे, एक दो नंबर का। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कुछ ज्यादा ही रिपीट होता है बोर्ड्स में कि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a क्या होगा? तो यहां लिख देते हैं फटाफट से 15 cot a बराबर 8, तो यानी cot a बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? 8 बटा 15। अब सबको पता है कि cot a बराबर क्या होता है? b बटा p, यानी कि अपने को h चाहिए, तो h निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 8 यानी 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो दोनों का ऐड करिएगा तो 289, यानी 289 कितना था? 17, तो 17। अब हम लोग निकाला क्या है? साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? p बटा h, तो p का वैल्यू कितना है अपने पास? p का वैल्यू 15, यानी h निकाले 17, तो यही होगा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कर लीजिएगा, पूछा हुआ है बोर्ड्स में, काफी आ जाता है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी भी है। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जुड़े हैं आप। ठीक वाले हैं कि कोई एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका रूट्स क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है, तो कंडीशन क्या आएगा? तो इसमें कंडीशन जो आता है ना, रूट्स क्या है? रेसिप्रोकल, यानी कि एक अल्फा होगा तो दूसरा 1 बाय बीटा होगा। अब यहां से क्रॉस कर सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बाय a होता है बराबर 1, तो यहां से कंडीशन क्या आएगा? c बराबर a। तो ये आपका पूछा हुआ है बोर्ड्स में, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक ना, कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम हो शून्य, तो कंडीशन क्या होता है? a जो होता है वो c के बराबर होता है। ठीक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। तो शॉर्ट्स में देखने वाले हैं कि चतुर्थांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोई आपके पास एक xy प्लेन है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन के बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। इससे एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आ जाता है, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो जान मान लीजिए 3,4 दिया हुआ है, पूछ लेगा आपसे कि किस चतुर्थांश में होगा। तो 3,4 है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो किस में जाने वाला है? फर्स्ट में जाने वाला है। ये माइनस प्लस, तो इसमें किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। देख लीजिए, माइनस प्लस किस में? इसमें है। माइनस माइनस किस में जाएगा? तो थर्ड में जाएगा। तो ये क्या है? प्लस माइनस, तो इसमें क्या जाएगा? फोर्थ में जाने वाला है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ, इसमें जाएगा। ठीक है ना, तो चतुर्थांश से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज हम देखने वाले हैं कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखिए, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू होता है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, y का वैल्यू है 4, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आने वाला है? 25, यानी 25 का 5 आंसर। यानी शंकु के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो इसमें हम फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन क्या होता है? तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल। तीसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। उसके चौथा है आधार का क्षेत्रफल, यानी यही शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये आधार की परिधि 2 पाई आर होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिमेंबर करना है आपको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए और क्वेश्चंस भी बनाने के लिए, ठीक। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। तो हमारे शॉर्ट्स में आज लोग देखने वाले हैं कि बेलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी सिलेंडर के बारे में। तो इसका फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई आर एच। तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। चौथा फॉर्मूला जो है वो डिस्कस हो जाता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है ना। तो ये आपको पांचों फॉर्मूला बेलन का यानी सिलेंडर का क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें, पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14 ले सकते हैं, और बाकी तो आपको गिवन ही होता है, ठीक। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, ठीक। चले जाते हैं। सेक 0 डिग्री कितना होने वाला है? 1 होता है, याद रखिएगा। नंबर 2
सेक 30 डिग्री, तो याद रखिएगा होता है 2/√3। 3 नंबर सेक 45 डिग्री कितना होता है, तो √2 होता है। 4 नंबर सेक 60 डिग्री कितना होता है, तो 2 होता है। 5 नंबर सेक 90 डिग्री कितना होता है, तो सेक 90 डिग्री होता है आपका अनडिफाइंड। इसको लिखिए, चलिए इसको ऑपरेशन लिखिए। तो सेक नहीं कोजेक 0 डिग्री क्या होने वाला है, अनडिफाइंड। कोजेक 30 डिग्री क्या होने वाला है, सबको पता है 2। कोजेक 45 पे तो सामान्य होता है, तो √2। उसके बाद कोजेक 60 डिग्री, तो कोजेक 60 डिग्री कितना होने वाला है आपका 2/√3। अच्छे से लिखिए ना, कोजेक 90 डिग्री कितना होने वाला है, याद रहेगा ना, फटाफट से, बस एक दूसरे का ऑपोजिट है ना। तो 10 पे डिस्कस करें। 1 नंबर 10 0 डिग्री क्या होगा, तो 10 0 0 होता है, याद रखिएगा। 10 30, तो 10 30 होता है 1/√3। नंबर 3 10 45 डिग्री कितना होता है, 10 45 डिग्री 1। 4 नंबर 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री होता है √3। अगला 5 नंबर 10 90 डिग्री, तो याद रखिएगा 10 90 डिग्री अनडिफाइंड। तो कॉट तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। नंबर 1 में कॉट 0 डिग्री क्या होगा सर, अनडिफाइंड होगा। कॉट 30 डिग्री तो √3 होगा। कॉट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे सबको पता है कि वैल्यू क्या होता है, सेम। कॉट 60 डिग्री कितना होगा, √3 होगा। कॉट 90 डिग्री कितना होने वाला है, 0। यस 0, ठीक है ना। उतारिए। हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। तो tan a बराबर cot b है, तो आपको सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो जो दिया हुआ उसको लेके चलते हैं। tan a बराबर cot b, आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो जानते हैं tan cot में चेंज होगा, तो cot 90 - थीटा, और ये cot b अपने जगह में। यहां से cot कैंसिल मान लेते हैं, तो 90 - a बराबर b। तो यहां से क्या होगा, 90 अपने जगह में, a उठ के इधर चला गया, a + b बराबर 90। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि a + b बराबर क्या आएगा। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। व्यापक रूप यानी सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक घातीय बहुपद का जो है व्यापक रूप यानी सामान्य रूप क्या होता है, तो वो होता है ax + b, जहां पे a ≠ = 0, ठीक। दूसरा है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप क्या होता है, तो वो होता है ax² + bx + c, जहां पे आपका a b 0 नहीं हो सकता है। नॉर्मली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं a ≠ 0, ठीक है। तीसरा नंबर है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप क्या होगा, तो वो होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां पे abc ≠ 0, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं आप a ≠ 0। ये सब होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोई भी एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही टर्म है। इसी फंडामेंटल टर्म्स में क्या होता है कि बहुपद रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो एक घातीय हो, चाहे वो द्विघातीय हो, चाहे वो त्रिघातीय हो, ठीक है। तो मिलेंगे मिनट में। अगर a1x + b1y + c1 = 0 हो, a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो उस केस में क्या है कि a1/a2 ≠ b1/b2 है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल यानी एक हल। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका सॉल्यूशन यानी कि संगत होता है यानी कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये तीनों पॉइंट। पहला केस क्या है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा आपका अद्वितीय हल यानी एक हल सिर्फ। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तीसरा क्या है, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो संगत यानी कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, ठीक। तो अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक। वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, दो चर वाला दो ठो रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो जब भी ये तीनों आपस में इक्वल हो तो उसका मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आने वाला है। दूसरा है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो संपाती बनेगा। संपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे मतलब 3 पॉइंट हो, वही संपाती कहलाता है, ठीक है ना। तीसरा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट चलता ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो यही हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक बार अच्छे से और भी समझा लेते हैं। a1/a2 b1/b2 = c1/c2, तीनों आपस में इक्वल है, तो उस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल।
ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, और हल कैसा होगा, मतलब संगत। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन आता है वो कोई हल नहीं, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं आपका, यानी उसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपको ऐसा कंडीशन दिख गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दिया है, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका ग्राफ समांतर होगा, यानी दोनों लाइंस जो होगा एक दूसरे के पैरेलल चलने वाला है। ठीक, तीसरा है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो वो असंगत होगा। ठीक, तो क्लियरली समझने के लिए इसमें 3 पॉइंट है कि पहला तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, कोई हल नहीं। ग्राफ कैसा आएगा, समांतर यानी पैरेलल। सॉल्यूशन कैसा होगा, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा या फिर नॉन कंसिस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीरो टाइम आंसर के साथ। ठीक, थैंक यू।